हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आपका आरआरबी का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ उनको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो टारगेट कर रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन 2026 को। सो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमारे चैनल पे 6 मंथ की सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है आपकी क्वांट्स की एंड फिर रीजनिंग की। सो उन क्लासेस को रेगुलरली कीजिए, डेली ये क्लासेस होती हैं और आपके फाइनल एग्जामिनेशन तक हर रोज ये क्लासेस चलेंगी। सो इन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज हम कर रहे हैं क्वांट्स की एक क्लास, उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे जाते हैं। कभी भी सिर्फ प्रीलिम्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, हमेशा उसके साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वांटिटी कंपैरिजन का। पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से करने का ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या रहेगा कि पी क्यू एंड आर आर थ्री डिस्टिंक्ट इवन नंबर्स सच दैट पी इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन आर। ठीक है, 3 नंबर है अपने पास पी क्यू एंड आर। पी है अपने पास वो ग्रेटर देन 6 है, यानी वो 6 से बड़ा इवन नंबर होता है, 8 10 12 13 14 16 सॉरी। ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी में हमें क्या रखे, क्वांटिटी 1 हमें कहती है एवरेज नंबर ऑफ एवरेज दे रखे पी क्यू एंड आर का। इसका मतलब हमें यहाँ से पी प्लस क्यू प्लस आर इसका टोटल मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा 30। ये टोटल हमें यहाँ से मिल जाएगा। फिर हमें ये कहता है कि हमें इसमें Q की वैल्यू फाइंड करनी है एंड Q इज ग्रेटर देन P, ये भी हमको कह रखा है। ठीक है, सो पहले क्वांटिटी 1 से देखते हैं। P इज ग्रेटर देन 6, सो 6 से बड़ा इवन नंबर P क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है। इस तरह से हमको देखते हैं। ठीक है, अब ये बात हमको कह रखी है कि P Q R इन तीनों का जो टोटल है वो 30 है, और जो Q है वो हमेशा ही P से बड़ा होगा। ये बात इसमें हमको दे रखी है, Q P से बड़ा होगा। मान लेते हैं Q 10 होगा, P से बड़ा 10 हो, तो R कितना हो जाएगा, टोटल हमको 30 चाहिए, R हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं Q 10 ना हो 12 हो जाए, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी दो पॉसिबिलिटीज बनती है ना हमारी Q की, अगर हमारा R प्लस P 8 है तो यानी इसमें ये कह सकता है कि Q हमारे पास 10 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है इससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमको ये बात कह रखी है कि अगर मान लेते हैं कि P 10 है, ठीक है, P 10 है और Q जो होगा वो P से बड़ा ही होगा। ये तो कंफर्म है कि Q जो है वो P से बड़ा ही होगा। ठीक है, और इसमें हमको एक चीज ये भी कह रखी थी एंड लेस देन, जो क्वेश्चन के अंदर सच दैट P इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन R, यानी P जो है वो हमेशा R से छोटा होगा। ठीक है, P हमेशा R से छोटा होगा, यानी P 10 है ना, तो R 12 ही होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हमारी और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, P से बड़ा हम Q ले सकते हैं। ठीक है, अगर P 10 है, मान लेते हैं Q को 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, तो R हो जाएगा अपने पास 8, लेकिन P हमारा R से छोटा होना चाहिए था। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो जाती है। अगर हम इससे बड़ा 14 और ले लेंगे तो फिर R 6 हो जाएगा, फिर भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है जो फॉलो करती है, जब हमारे पास P 8 होता है, और जब P 8 होता है तो Q की वैल्यू कितनी होती है, 10 और 12। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से निकल गया, Q की वैल्यू या तो फिर 10 हो जाएगी या फिर हमारे पास 12 हो जाएगी, यही दो वैल्यू बचेंगी। सेकंड क्वांटिटी में हमको ये कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन Q एंड R इज 1/6 ऑफ सम ऑफ P एंड R टुगेदर, यानी कि Q एंड R का जो डिफरेंस होगा, कम ज्यादा अभी नहीं पता, वो 1/6 हो जाएगा P प्लस R के समेशन से, 1/6 में हो जाएगा। फिर हमें क्या रखें कि एवरेज ऑफ P एंड R टुगेदर इज 12। ठीक है, यानी P प्लस R इनका जो टोटल है वो 24 है हमारे पास। ये बात हमको कह रही है। यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि P Q R टोटल कितने हैं, वो हमारे पास क्वांटिटी 1 में था। क्वांटिटी 2 में हमको सिर्फ ये पता है कि P और R का टोटल जो है वो 24 है, और इसके अंदर हमको एक चीज बात और पता है कि Q जो है वो लेस देन है R से, ये हमको भी दे रखी है। यानी ये जो हमने Q और R का जो डिफरेंस के बारे में अभी हमको नहीं पता था, अब ये पता चल गया कि Q है वो लेस देन है R से। ठीक है, Q लेस देन, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ R माइनस Q। ठीक है, अब देखो P और R इसका टोटल हमको पता है 24, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब R और Q का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि Q जो है वो R से 4 कम है, ये बात हमको दी हुई है, क्योंकि 4 डिफरेंस आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और P और R का टोटल है 24, ये बात भी हमको दे रखी है। ठीक है, और हमें इसके अंदर क्या फाइंड करने की वैल्यू, और इसके अंदर हमको देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q की वैल्यू इसमें हमको फाइंड करनी है। उसमें ऊपर में भी Q की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमें Q की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, और एक ये बात हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कि P जो है वो ग्रेटर देन है 6 से। ठीक है, P 6 से ग्रेटर देन है, और इवन नेचुरल नंबर है। अगर P को मैं मान लेता हूँ 8,
ठीक है, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, एंड आर 16 हो जाएगा तो क्यू जो आर से छोटा हो जाएगा, तो क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, क्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक कंडीशन ये होगी। अगर मैं इसको पी को मान लेता हूँ 10, अगर पी 10 हो जाएगा तो आर हो जाएगा अपने पास 14, एंड क्यू क्या हो जाएगा अपने पास, फिर क्यू तो अपने पास 10 होना चाहिए, फिर क्यू 10 होगा। लेकिन हमको ये बात भी कह रखी थी कि जो पी है वो लेस देन है आर से, पी आर से लेस देन है, इसके अंदर अपने पास पी आर से लेस देन तो आ ही रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें हमको ये कह रखा था कि जो तीन है ये डिस्टिंक्ट इवन नंबर है, यानी अलग अलग इवन नंबर है। इसमें हमारे पास पी एंड क्यू सेम आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ यही आंसर आएगा, यानी क्वांटिटी 2 में कह रहा है कि क्यू की वैल्यू हमेशा 12 ही होगी। अब कंपेयर कर लेते हैं क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से, क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 से कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर होता है क्वांटिटी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। सो ये अपने पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, क्वांटिटी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करो, फिर सॉल्यूशन देखना। इसमें मैं क्या रखा है कि देयर आर 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स पी क्यू आर एस एन टी एंड बिटवीन 20 to 30। ठीक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है इसके अंदर, मतलब लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लगातार है, सच दैट हाईएस्ट इंटीजर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हाईएस्ट इंटीजर है वो प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू फाइंड एस। इसके अंदर हमको पता है डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट से हमारे को एस की वैल्यू फाइंड हो सकती है। ठीक है, 5 नंबर है इसके पास पी क्यू आर एस एन टी। ठीक है, और जो हाईएस्ट है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हाईएस्ट है प्राइम नंबर। उसमें प्राइम नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर होता है 29 हो जाएगा, 23 हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट प्राइम नंबर है वो 29 और 23 होता है। लेकिन हमें ये कह रहे हैं 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर 23 हो जाएगा हाईएस्ट तो उसके नीचे हो जाएगा 22, 21, 20, 19, लेकिन ये तो हो नहीं सकता, सारे नंबर हमारे 20 और 30 के बीच में है, तो जो हाईएस्ट है वो 23 तो होगा नहीं, वो हमेशा 29 ही होगा। यानी जो हाईएस्ट है वो हो जाएगा अपने पास 29, फिर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा 28, फिर 27, 26 एंड 25। ठीक है, ये 5 नंबर हो जाएंगे अपने पास, हाईएस्ट आ गया अपने पास, मिनिमम आ गया। इतनी चीज हमको क्वेश्चन से पता चल जाती है, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है इस एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब फर्स्ट क्वांटिटी 1 में कहते हैं क्यू इज द हाईएस्ट इंटीजर अमंग देम। क्यू जो है उसमें सबसे हाईएस्ट इंटीजर है, वो हाईएस्ट के 29, यानी इसका मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये तो हो जाएगा अपने पास क्यू, ये तो क्वांटिटी 1 में पता चल रहा है। एंड एस इज नॉट द लीस्ट इंटीजर, यानी एस जो है वो 25 नहीं है, एस इज नॉट द लीस्ट, एस 25 नहीं है, एंड नॉट डिविजिबल बाय 4, और एस जो है वो 4 से डिवाइडेड भी नहीं हो रहा, यानी एस जो है वो 28 भी नहीं आएगा। ठीक है, एस 28 भी नहीं है, एस 25 भी नहीं है, तो एस की दो पॉसिबिलिटी होती है 27 और 26। इसके अकॉर्डिंग तो एस की दो ही चीजें हैं ना, या तो एस हो जाएगा 26 हो जाएगा, फिर या तो फिर एस हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है क्वांटिटी 1 से। लेकिन एग्जैक्ट एस की वैल्यू अभी हमको नहीं मिल रही है। तो अब देखते हैं क्वांटिटी 2 में क्या कहते हैं। क्वांटिटी 2 में कहते हैं कि पी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो इसमें एक ही है 25, पी परफेक्ट स्क्वायर है। एस इज एन ऑड इंटीजर लेस देन आर। ठीक है, एस एक ऑड इंटीजर है लेकिन लेस देन आर। अब हमको ये पता है कि जो क्यू है वो 29 है। ठीक है, तो एस क्या बचेगा, ऑड एक ही बचा ना, एस एक ही बचा 27 इंटीजर, और लेस देन आर, इसका मतलब आर भी हो जाएगा हमारे पास 28, लेकिन हमको तो सिर्फ एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एस की वैल्यू है 27, यानी ओनली स्टेटमेंट 2 से हमारा आंसर आ रहा है, हमको एस की वैल्यू एग्जैक्टली मिल रही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज ओनली 2। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, एक सबसे रिमाइंडर है कि सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि रेगुलरली आपको क्लासेस मिलती रहे सुबह 9 बजे हर रोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास रॉन्ग नंबर सीरीज का। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, कुछ लोगों को बड़ी डिफिकल्टी होती होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें डिफरेंस देखते हैं। उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर इसमें डिफरेंस देखते हैं अपने पास। यहाँ अपने पास होता है 33 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ अपने पास आता है 66 का डिफरेंस, यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है 99 का डिफरेंस, फिर यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है 129 का, यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 168 का, और यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 198 का। अब देखो इसमें ये चीज तो मेरे को दिख रही है 33, 16, 66, 99, ये तो 33 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 129 की जगह अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता तो
हाँ 4 से कटना, ये होता है अपने पास 132, यानी ये 129 है, ये अपने पास रॉन्ग नंबर है। अगर 129 रॉन्ग नंबर है, डिफरेंस रॉन्ग है, तो हमारे पास जो रॉन्ग नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 448। ठीक है, इसकी जगह आना था हमारे पास 445 कर लेते, 448 अपने पास राइट आना था। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 448 इज अवर रॉन्ग नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखो। इसमें डिफरेंस देखो, इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं, क्योंकि 196 से 207, 182 से 196, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं बैठता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 11 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं 14 का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 25 का डिफरेंस आता है, और यहाँ देखते हैं तो 36 का डिफरेंस आता है, और यहाँ हम डिफरेंस देखते हैं तो 49 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 64 का डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को देख के सबसे पहली चीज माइंड में आती है 64, 49, 36, 25, ये सभी स्क्वायर्स हैं, सभी स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे जो आना था वो भी तो स्क्वायर ही होना चाहिए था। 4 का स्क्वायर आता 16 होता है यहाँ पे, यानी 196, ये हमारा रॉन्ग नंबर है कि यहाँ पे हमको डिफरेंस 16 चाहिए था, 14 नहीं चाहिए था। 198 इज अवर राइट आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। 196 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको दे रखा है 18, 21, 23, 28, 35, 46 एंड 49। इसके अंदर डिफरेंस देखो, 18 से 21, 21 से 23। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आता है अपने पास 3 का, यहाँ डिफरेंस आया था 2 का, यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 5 का, और यहाँ आता है 7 का। तो यहाँ हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो आता है 11 का, और यहाँ जो डिफरेंस आता है अपने पास वो आता है 13 का डिफरेंस। अब देखो इसमें 5, 7, 11, 13 ये सभी अपने पास ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, तो यानी इसके पास पहले भी हमको ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस होता, तभी अपनी सीरीज एक्यूरेट बनती। तो ये 21 यहाँ पे अपना रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जगह अपने को 19 चाहिए था। तो हमारा इसमें रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग नंबर, मतलब राइट ऑप्शन है अपने पास ऑप्शन नंबर ए, 21 इज अ रॉन्ग नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में देखो 451, 502, 550, 604, 655, 706। इसमें देखो कितना क्या रॉन्ग दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देखते हैं, यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 51 का, यहाँ अपने पास डिफरेंस आ जाता है 48 का, तो यहाँ अपने पास डिफरेंस आता है 54 का, यहाँ अपने पास डिफरेंस आ जाता है 51 का, और यहाँ अपने पास डिफरेंस आता है 51 का। तो यहाँ भी 51 का डिफरेंस, यहाँ भी 51 का डिफरेंस, बीच में जो अपना डिफरेंस है 48 और 54, यही अपना रॉन्ग डिफरेंस है। तो यहाँ पे भी अपने पास 51 का डिफरेंस होता तो अपनी ये सीरीज एक्यूरेट बनती। 51 के डिफरेंस पे, यानी इसका मतलब 550 ये अपना रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 550। ओके, अगर आपको कभी पता ना चले ना क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमेशा उसका डिफरेंस निकाल लो, फिर उसका डिफरेंस का भी चाहे डिफरेंस कर लो। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वो चीजें आपको आंसर एक्यूरेट मिल जाएगा वहां पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कैसलेट डी आई। इस तरह की कैसलेट डी आई आपको एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में तो जरूर मिलती है, और आजकल मेंस में भी आपको हर एग्जामिनेशन में कैसलेट डी आई देखने को मिलती है। तो जितना हो सके आप इस कैसलेट डी आई की प्रैक्टिस करना, उसको छोड़ना मत। ये टफ नहीं होती, थोड़ी सी आपको लेंथी लगती है देखने में, कि टेबल बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बेटर डी आई है जिसमें ऑलरेडी टेबल दी हुई होती है, बट ये भी टफ नहीं होती। इसमें वो कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस आर वर्किंग इन 3 डिफरेंट हब्स, आईटी, मेडिकल एंड फूड। ठीक है, कुछ पर्सन है वो 3 हब्स में काम करते हैं, आईटी, मेडिकल एंड फूड। ठीक है, तो पहले ये 3 हब्स बना लेते हैं अपने पास, बस आईटी, मेडिकल एंड फूड। ठीक है, ये दिया। फिर हमें कहते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन आईटी एंड फूड हब। आईटी में टोटल नंबर ऑफ पीपल हम 400 और फूड में है अपने पास 800। ये टोटल नंबर दे रखे हैं अपने को। ठीक है, मेल एंड फीमेल दो जेंडर है अपने पास यहाँ पे। फिर उसके बाद हमको ये कहता है एंड रिमेनिंग 50% ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल, यानी कि आईटी और फूड में जितने लोग काम करते थे वो 50% थे टोटल का, और बाकी के जो बचे हुए 50% थे वो मेडिकल में काम करते थे। यानी इन दोनों का जो टोटल है 800 प्लस 400 इज इक्वल 1200। ये 1200 50% है टोटल का, तो बाकी बचा भी 50% 1200 हो जाएगा। तो मेडिकल में जो काम करते थे वो थे 1200। ठीक है, फिर कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वर्किंग इन आईटी हब। आईटी हब के हमारे मेल और फीमेल का रेशियो दे रखे 2:1, और टोटल हम 2:3 के अंदर ये आ जाएगा 160 एंड ये आ जाएगा अपने पास 240। ठीक है, फिर हमें कहते हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन फूड हब। फूड हब का मेल और फीमेल का रेशियो पता है हमको 400 एंड दैट्स 400। मेडिकल के बारे में अभी हमको कुछ नहीं पता, क्वेश्चन में हमको आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब हम देखेंगे मेडिकल के बारे में मेल और फीमेल का क्या डेटा दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहता है द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन आईटी हब इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल हब। ठीक है, फीमेल जो आईटी हब में काम करती है कितनी करती है, 240 काम करती है। उसका परसेंटेज पूछे हमको टोटल नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन मेडिकल, तो मेडिकल में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 1200 है। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 20%, परसेंटेज जो आएगा 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 20%। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या रखा है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन मेडिकल हब इज 150 मोर देन फूड हब, female working in medical hub 150 more than food hub, then find the ratio of number of male working in medical hub to the number of male working in IT hub। ठीक है, पहले तो ये कह रहे हैं जो फीमेल जो मेडिकल में हब में काम करती हैं वो 160 ज्यादा है फूड वालों से। मेडिकल में जो काम करती है वो 160 ज्यादा है फूड वालों से। फूड में 400 करती है, तो यहाँ पे कितने हो जाएगी, 560 हो जाएगी अपने पास। तो मेल कितना बचेगा यहाँ पे अपने पास, ये मेल बचेगा 640। तो हमको इसका रेशियो पूछा इसने मेल का जो मेडिकल में काम करते हैं और मेल जो आईटी हब में काम करते हैं। जो मेडिकल में मेल काम करते हैं वो है अपने पास 640 और जो आईटी हब में मेल काम करते हैं अपने पास वो है 160। ठीक है, तो ये देखिए 4:1, इसका जो आंसर आ जाएगा तो अपने ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 4:1। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अर्थमेटिक का। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, आजकल अर्थमेटिक के 12 से 13 क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा अटेंडेंट का एग्जाम हुआ उसमें भी आपको अर्थमेटिक के खूब क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इसमें कहते हैं कि ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली फॉर एक्स मंथ एंड एक्स प्लस 3 मंथ। ठीक है, ए और बी किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं। ठीक है, 12,000 और 16,000 रुपए लगा के। ए ने स्टार्ट किया 12,000 से और बी ने स्टार्ट किया 16,000 से। ठीक है, ए ने एक्स मंथ के लिए काम किया था और बी ने एक्स प्लस 3 मंथ के लिए काम किया। एंड टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं उनका बिजनेस का 23,000, जिसमें ए का शेयर भी दे रखे हैं 9,000। टोटल में से ए का शेयर दे रखे हैं 9,000। ठीक है, इसको मैं काट लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा। तो ए का शेयर आ जाएगा इसमें 3x और बी का आ जाएगा 4x प्लस 12। ठीक है, और ए का जो शेयर है टोटल प्रॉफिट में वो है अपने पास 9,000 और टोटल जो शेयर है प्रॉफिट का वो है 23,000। उसमें से ए का लेस कर देंगे तो बी का शेयर आ जाएगा, तो दो ही पार्टनर थे, बी का शेयर आ जाएगा बस 14,000। बी का शेयर भी आ गया। अब इसको काट लेते हैं, यहाँ से क्या कुछ कटता है, यहाँ से 3 से कट जाएगा, ये देगा 3 और ये 2 से कट जाएगा 2, 6, 7। तो ये आ जाएगा अपने पास 7x इज इक्वल टू 6x प्लस 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 18 और हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू 18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 18। सिंपल सा क्वेश्चन था। आरबीआई में के इसके असिस्टेंट की प्रीलिम्स में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, इतने इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रखे कि राहुल ने इन्वेस्ट किया 12,500 कंपाउंड इंटरेस्ट की स्कीम पे एट द रेट ऑफ 20% फॉर 2 ईयर्स के लिए। राहुल ने इन्वेस्टमेंट किया 12,500 कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% रेट पे 2 साल के लिए। ठीक है, and if he invest the interest received from compound interest scheme in simple interest for 3 years। अब ये कहते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको इंटरेस्ट मिला है वो सारा उसने सिंपल इंटरेस्ट में लगा दिया 3 साल के लिए सेम रेट पे। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट से कितना इंटरेस्ट मिला, देखो राहुल ने 12,500 रुपए लगाए थे। ठीक है, 20% पे 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए थे। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 44%। 12,500 का 44%, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आता है बस 5500 रुपये। ये आता है अपना इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को इसने सिंपल इंटरेस्ट में लगा दिया, इस अमाउंट को। ठीक है, 5500 को लगा दिया इसने सिंपल इंटरेस्ट में सेम रेट पे 20% पे। इसने इसको इन्वेस्ट किया 20% पे, कितने साल के, 3 साल के लिए उसने इन्वेस्ट कर दिया इसको। तब इसका पूछेगा कि इसका इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,300 रुपये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 3,300। ओके, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्लियर है ना, तो सिर्फ इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में वो क्या रखा है, द रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:2 एंड इफ 20 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 4:1।
ठीक है। ये कहता है कि मिल्क और वाटर का कोई मिक्सचर है, उसका रेशियो अपने पास 3:2, ठीक है। इसके अंदर जब ये कहता है कि 20 लीटर मिल्क ऐड कर लेते हैं तो इसका जो रेशियो बन जाता है ये बनता है अपने पास 4:1। मिल्क ऐड हुआ, वाटर तो कोई ऐड नहीं हुआ। अगर मैं इस वाटर को सेम कर दूं तो सिर्फ जो मिल्क में चेंजेस हुए हैं वो हमको दिख जाएंगे, यानी इसको मैं डबल कर दूं, इसको मैं 2 बना दूं तो ये हो जाएगा अपने पास 8:2। अब देखो वाटर तो 2 था, वाटर बाद में भी 2 है, मिल्क पहले 3 था बाद में 8 हो गया, यानी मिल्क में डिफरेंस कितना हुआ 5 का। और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है वो क्वेश्चन में 20 दे रखी है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था, 3 + 2 5 था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर था, और 5 की वैल्यू 20 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 20। ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू होती 4 और 5 की वैल्यू फिर 20 होती, ये हमारा राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 20 लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में वो कह रखा है द गिवन लाइन चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, कार के बारे में बता रहा है उनका प्रोडक्शन होता है 5 डिफरेंट कंपनीज में, एंड ऑल्सो गिवन द डिमांड ऑफ कार इन 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, प्रोडक्शन है उसमें से डिमांड बता रखी है 5 डिफरेंट कंपनीज की कितनी डिमांड है। ठीक है, दो ही चीजें हमारे पास, एक तो प्रोडक्शन है, ये रहेगी प्लस ब्लू वाली डिमांड। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि आउट ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ कार ए एंड सी 20% ऑफ कार्स आर ब्लू एंड 70% ऑफ कार्स आर रेड। ठीक है, तो पहले ए और सी का देखते हैं कितनी डिमांड है। ए की थी 2000 एंड सी की थी 3000। ठीक है, ए एंड सी, ए की डिमांड थी 2000 एंड सी की डिमांड थी 3000। ठीक है, अब ये कहते हैं कि 20% जो कार है ए में से वो ब्लू है, इसमें से ब्लू आ जाएगी अपने पास 20%, यानी 400 आ जाएंगी, वो ब्लू आ जाएंगी, ये ब्लू है। अब सी में से ब्लू कितनी, 70% रेड है, तो मतलब जो बची हुई होंगी ब्लू हो जाएंगी 30%, तो यानी कि 900 ये अपने पास है ब्लू, ये अपने पास ब्लू आ गई। फिर हमें कहते हैं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर ब्लू इन कार ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी में टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है जो ब्लू है, 400 और 900, दो कारें की ब्लू, ये रहेगा बस 1300 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 1300। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको कहता है इफ द टोटल डिमांड ऑफ कार एफ इज डबल द टोटल डिमांड ऑफ कार डी। एफ की जो डिमांड है वो डबल है कार डी से, तो टोटल डी की टोटल डिमांड कितनी थी अपने पास, डी की टोटल डिमांड थी अपने पास ये 1500, यहाँ आएगा 1500, यानी एफ की जो डिमांड हो जाएगी टोटल डिमांड वो हो जाएगी अपने पास 3000। टोटल डिमांड ऑफ एफ थी वो 3000 हो जाएगी। फिर हमें फाइंड करना, देन फाइंड द टोटल डिमांड ऑफ कार एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल डिमांड प्रोडक्शन ऑफ कार बी। तो हमको उसने परसेंटेज पूछा है कि एफ की जो टोटल डिमांड है उसका परसेंटेज कितना ज्यादा है प्रोडक्शन से बी की। बी का प्रोडक्शन कितना है, यहाँ पर अपने पास बी का प्रोडक्शन था अपने पास 2000। ठीक है, तो बी का प्रोडक्शन था इसमें अपने पास 2000, और जो एफ की डिमांड है वो कितनी ज्यादा है 2000 से 1000 ज्यादा है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज पूछा था, ये आ जाएगा अपने पास 50%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 50%। ओके, समझ आया आपको। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं, इन क्वेश्चंस को सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अर्थ सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को करना, इसमें क्या रखा है कि अंडर रूट दे रखे 75 + 5 की क्यूब -4 × 5, तो ये सब अपने 75 ही बचेगा। ये 5 की क्यूब आ जाएगी 125। ठीक है, -4 ये तो आ जाएगा 200 में से 4 गए 196 का अंडर रूट, 14 हुआ था 196 × 5 5470। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 70। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या रखे 143 डिवाइडेड बाय, इस क्वेश्चन में वो देखते हैं, इसमें क्या है 143, तो ये आ जाएगा 143 डिवाइडेड में 121 का स्क्वायर यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 25। फिर हम दे रखे x डिवाइड में 5 की पावर -1 है, 5 की पावर -1 है, 5 की पावर -1 से +1 करने के लिए क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये 5 की पावर -1 से 1 हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा x को पावर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, आज 5 को मित्र ले जाते हैं तो ये आते हैं अपने 5, ये कर देगा 5, ये कर देगा अपने पास 13, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 65 इज इक्वल टू x। x की पावर 65, ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, दैट इज x की पावर 65। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमको क्या रखे 19.8% 20%, किसका 1200 का 20%, ये हो जाएगा 240 माइनस अंडर रूट एक्स। फिर हमें क्या रखे 1500 का 15%, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 225। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 15 का स्क्वायर जो कि वैल्यू होती है अपने पास 225, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 225। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 225। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थमेटिक क्वेश्चन है, इससे हमको क्या रखा है कि एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 38। ठीक है, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट बता रखे हैं हमको 38। इफ फॉल्टी वेट टेकन बाय वन ऑफ द स्टूडेंट इज 20 लेस देन एक्चुअल वेट। ठीक है, एक कोई स्टूडेंट है, उसका वेट जो है हमने गलत मेजर कर लिया था, वो एक्चुअल में 20 kg लेस था, जितना मेजर किया था उससे 20 kg लेस था। एंड आफ्टर द करेक्शन जब उसको पता चलेगा कि ये गलती है, उसको सही करने की कोशिश की, तब उसका जो एवरेज वेट था, क्योंकि उसमें 20 kg ऐड कर दिया जो सही किया था, तो वो 1 kg बढ़ गया। तो हमको पूछा कि फाइंड द वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, देखो मान लेते हैं उसमें x स्टूडेंट थे और जो उनका वेट मेजर किया था पहले वो था 38, जो मैंने पहले वेट मेजर किया 38। अब उसमें कहते हैं कोई एक स्टूडेंट था जिसका वेट 20 kg तो कम मेजर हो गया, टोटल थे अपने पास स्टूडेंट और वेट हो गया, टोटल वेट हो गया 28x। तो जो 20 kg हमने लेस कम मेजर किया था उसमें 20 kg ऐड कर देंगे हम। ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन जब उसने ऐसा किया ना और फिर जब उसने दोबारा एवरेज निकाला तो उसका एवरेज 1 से बढ़ गया, यानी 39 हो गया उसका एवरेज। तो ये हो जाता है अपने पास 38 प्लस 20 39x। तो यहाँ से 20 की वैल्यू आई थी अपने पास x, और x क्या था, x था अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमारे पास हमें फाइंड भी करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 20। x था अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट हमको क्या रखेगा कि अ मैन गोस ऑफिस फ्रॉम हाउस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच द ऑफिस विद 30 मिनट लेट। कोई आदमी है, वो ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस से घर जाता है 10 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और वो घर 30 मिनट लेट पहुंचता है। और नेक्स्ट, और इफ ही इंक्रीज स्पीड, अगर वो अपनी स्पीड को 5 kg पर आवर से इंक्रीज कर, किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता है, तो फिर वो टाइम पे पहुंच जाता है पूरा। मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस था d, 10 किलोमीटर से जाता है तो उसको 30 मिनट ज़्यादा लग जाते थे। और अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लेता है, ठीक है, तब वो उस पॉइंट पे उसी टाइम में पहुंच जाता है 30 मिनट 60, क्योंकि उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हमारी स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास d = 30 1/2। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 15। तो जो उसका डिस्टेंस था घर और ऑफिस के बीच में वो था अपने पास 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। ये जो उसका डिस्टेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या रखा है, ए अलोन कैन डू 60% ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 60% पार्ट को 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो 100% वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60% 12 डेज में करता है, 100% 20 डेज में कंप्लीट करेगा। और बी जो है वो उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, सारे काम को 20 से 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। फिर कहते हैं विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए बी यानी सी को भी मिला लिया, तीनों ने मिलकर उस काम को, ए बी एंड सी तीनों ने मिलकर उस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लिया। तो हमको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं 60। ये आगे इनके पास एफिशिएंसी भी आ गई। ठीक है, यहां से अपने सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब ए और बी की एफिशिएंसी को ऐड करके सी ए बी सी में सिलेक्ट कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे अपने पास 1। ठीक है, तो सी उस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम था 60, सी की एफिशिएंसी 1, तो सी उस काम को करेगा 60 डेज में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 60 डेज में सी अपना काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 मंथ सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें हर रोज सुबह 9 बजे क्लासेस होती है, उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो कीजिए, आपके एग्जामिनेशन के बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू।